नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में 663 करोड़ की खरीद की मंजूरी। एफसीआई विभाग को सीधा वित्त विभाग के अंतर्गत करने का हरियाणा सरकार का फैसला। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विजय दिवस की दी बधाई। विज ने 16 दिसंबर 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए फैसले पर जताया अफसोस। करनाल जिले में गिरते लिंगानुपात से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंताएं। एक्शन मोड में दिखाई दिया जिला स्वास्थ्य विभाग। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने एफसीआई विभाग को सीधा वित्त विभाग के अंतर्गत करने का फैसला लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि एफसीआई का ज्यादातर काम वित्त विभाग के साथ होता है, इसलिए उसे सीधा वित्त विभाग के अंतर्गत लाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही मीटिंग के दौरान 663 करोड़ की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसमें बिजली विभाग, स्कूल एवं शिक्षा विभाग की ओर से नए सेशन के लिए किताबों की खरीद, WDC के लिए 400 किटों सहित और भी खरीद शामिल है। उन्होंने कहा कि इसमें नेगोशिएशन के जरिए 20 से 22 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। आज 18 टेंडर्स आज की हाई पावर परचेज कमेटी में आए थे, जिसकी कुल राशि 663 करोड़ रुपया ये परचेज की राशि थी। और उसमें भी मुख्य रूप से जो टेंडर पावर डिपार्टमेंट के थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल बुक्स, ये भी एक बड़ा काम होता है। अगले सेशंस की किताबों को खरीदने का, पहली से लेकर के और 12वीं तक की कक्षा की सब किताबें खरीदने का भी आज वो टेंडर जो था उसको फाइनल किया है। एक WCD में 4000 किट्स बच्चों के टॉयज़ के और छोटे बच्चों की किताबें, तो इस प्रकार के 4000 किट्स ये खरीदे गए हैं। कुछ गाड़ियाँ थी पुलिस की, 152 अलग अलग विभागों की बोलेरो गाड़ी ये खरीदी गई हैं। और एक जो फूड एंड सप्लाई में फोर्टिफाइड जो चावल ये सप्लाई किया जाता है, तो उसका जो FRK उसका पोर्शन होता है, उसमें भी 30,000 टन इस चावल का फोर्टिफाइड का जो पोर्शन है उसकी खरीद की गई है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 663 करोड़ की जो आइटम्स हैं वो खरीदी गई हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सारी नेगोशिएशन में आज 20 से 22 करोड़ रुपया इसकी बचत भी हुई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके विजय दिवस की बधाई दी है। इसके साथ ही अफसोस भी जताया। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया था। आज विजय दिवस है और शौर्य गाथा का दिवस है, लेकिन इसके साथ अफसोस भी है कि हमारे सैनिकों ने कुर्बानियां देकर उस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी की वजह से हमें बिना किसी शर्त के उन 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा करना पड़ा। विज ने कहा कि तत्कालीन सरकार चाहती तो आजाद कश्मीर भारत का हिस्सा हो सकता था। इंदिरा गांधी ने उस वक्त टेबल पर हुई वार्ता में भारतीय सेना द्वारा बंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया गया और इंदिरा सरकार ने हाथ में आया एक सुनहरी मौका गवा दिया, जिसकी गलती आज तक भुगतनी पड़ रही है। आज 16 दिसंबर है। आज के दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज विजय दिवस है, शौर्य गाथा का दिवस है, लेकिन अफसोस भी है कि हमारे सैनिकों ने, हमारे जाबांजों ने कुर्बानियां देकर उस युद्ध में जो हासिल किया, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमारी सेना ने बंदी बनाया था। जो कुछ हासिल किया हमारे उस वक्त के राजनेताओं ने, उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने
उसको वार्ता की टेबल पर हार दिया। 93,000 युद्धबंदी बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर हम चाहते तो हम पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर का सौदा कर सकते थे। एक अवसर था उसको हासिल करने का, लेकिन अनजान कारणों से वो मौका गंवा दिया गया, जिसकी गलती आज तक हम भुगत रहे हैं। समान वेतन की मांग को लेकर नाबार्ड ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से देश भर में हड़ताल की गई और इस दौरान चंडीगढ़ स्थित नाबार्ड ऑफिस में भी अधिकारियों ने हड़ताल और वित्त मंत्रालय और नाबार्ड मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। नाबार्ड अधिकारियों का कहना है कि 2017 से लागू नए वेतन के मामले में 2 वर्ग बना दिए गए हैं। नाबार्ड द्वारा भर्ती अधिकारियों के भत्तों में भारी कटौती की गई है, जिससे आरबीआई से आए अधिकारियों और सीधे नाबार्ड द्वारा चयनित अधिकारियों को मिल रहे वेतनमान में कई विसंगतियां हैं। उनका कहना है कि वित्त मंत्रालय और नाबार्ड मैनेजमेंट वेतन में विसंगतियों की बात मौखिक तौर पर तो कबूल करती है, लेकिन सुधार के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई जा रही, जबकि वे लगातार अपनी इस मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को मानते हुए वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो संघर्ष और तेज हो जाएगा। नाबार्ड में आज की तिथि में 2 पे स्केल लगा दिए गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी विसंगति हमारे यहाँ पैदा कर दी गई है। पहला एक वर्ग ऐसा है जो आरबीआई से नाबार्ड में आया था, जिसको एक अलग वेतनमान दिया जा रहा है, और जो नाबार्ड के द्वारा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से वेतनमान दिया जा रहा है, जिसमें बहुत 10 से 12% का अंतर है। और ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये सरकार की बिल्कुल गलत नीतियां हैं जो हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और उसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में नाबार्ड के सभी अधिकारी हड़ताल पर हैं। कभी बातचीत हुई है इसको लेकर, विसंगतियों को दूर करने को लेकर, या कोई आश्वासन मिला है? हाँ, इसमें हम लोग जो है सितंबर में हमारे यहाँ वेतनमान लागू किया गया था। उसके बाद हम लगातार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, नाबार्ड मैनेजमेंट के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। शब्दों में तो व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, आपके साथ हमारी सहानुभूति है, कुछ विसंगति हो गई हैं, लेकिन उनको सुधार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अंत में इस पूरी परिणति का आज ये शुरुआत हुई है कि हम आज स्ट्राइक पे जा रहे हैं। आज ये बिगनिंग है, शुरुआत है, और आने वाले समय में हम इसको और भी इंटेंस करेंगे यदि हमारी मांगों को सही समय पर पूरी तरह से लागू नहीं किया गया तो। हरियाणा प्रदेश सरकार के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पंचकुला सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला स्तरीय पंचायत सम्मेलन में नव निर्वाचित सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र एवं हरियाणा सरकार की ओर से जारी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सबका विकास और सबका प्रयास के लक्ष्य आदि ग्रामीण विकास के साथ साथ सरकार की बहुआयामी योजना एवं परियोजनाओं पर बखूबी प्रकाश डाला। प्रदेश भर के प्रत्येक जिले में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में ब्लॉक एवं जिला स्तर के संबंधित अधिकारीगण शामिल रहे। इस मौके पर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मीडिया से भी रूबरू हुए। देखिए, आज आपने देखा होगा जो हमारे पंचायत राज के चुनाव हुए, उसमें हमारी पंचायतें, हमारी ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्य बनकर आए। उनको बधाई देने के लिए और जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं उनको धरातल पर ले जाने के लिए, गुणवत्ता के साथ लागू करवाने के लिए छोटी इकाई का छोटी कड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमने सबने जो संवाद प्रोग्राम पूरा जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ रखा है, वो उसका यही कारण था कि जो हमारा डेवलपमेंट का बजट है और जो मूलभूत सुविधाएं, 9 स्तरीय कार्यक्रम जिसको मैं कहूँगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हमारे हेल्थ के क्षेत्र में हो, हमारे जो युवा साथी हैं उनको सुविधाएं देने की बात हो, गांव के अंदर जो साफ़ सफाई को लेकर जो मामले थे उनको हो, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से जोड़ों के हालात को ठीक करना हो, इसी प्रकार पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाना हो, अच्छी शिक्षा, स्कूलिंग के बाद ई-लाइब्रेरी जो एक हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाने का काम किया, वो सारी योजनाएं आज इनसे चर्चा में हम लेकर आए। कस्बा छछरौली के गांव गनौली में बीते दिनों खेतों में गन्ने की कटाई कर रहे इकबाल और मुस्किम 2 सगे भाइयों पर वहां पहुंचे बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गए थे। इसमें मुस्किम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई इकबाल की बाजू में गोली लगी और वह जान बचाने के लिए खेतों में छुपकर भाग गया, जिसका इलाज यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक मुस्किम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फायरिंग के पीछे जमीनी विवाद की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों के बयान के आधार पर जरनैल और गुरविंदर के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू की गई है।
टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि गांव गुनौली गांव में गोली चल गई है, रकबा में गोली चल गई है। आप कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे, जिस पर एसआई सुभाष चंद्र के साथ हम मौके पर पहुंचे, जहां पर मौके पर पता लगा भी दोनों बुजुर्गों को पहले से पुलिस की गाड़ी इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल यमुनानगर गई है। तो फिर वहां से सर पर हम यमुनानगर हॉस्पिटल में आए थे, जहां पर मजरूब के बारे में डॉक्टर साहब से फिट राय ली गई। डॉक्टर साहब ने मजरूब इकबाल को फिट तहरीर किया था। जो इकबाल का बयान दर्ज किया गया था, जिसने इकबाल ने 2 लड़कों के नाम, एक तो है जरनैल सिंह और दूसरा है गुरविंदर सिंह वासी है टिमो जी। इनके खिलाफ ये धारा 307, 302, 34, 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया है। और जो मृतक जो है उसका भाई जो है वो मुस्तकीम का ये पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जनाब, और पोस्टमार्टम की नाश वारसन की जाएगी, आरोपियां को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सर आपकी इंक्वायरी में क्या आया सामने भी, किस वजह से गोली चलाई गई है, क्यों इन लोगों को जानलेवा हमला? असल में सर 3 माह पहले ये जो था गुरविंदर सिंह जो था और ये जरनैल सिंह और ये मुस्तकीम और एक इनका साथी और था खालिद, इन्होंने मतलब कि करमवीर वासी लेदी की जो है जमीन 22 एकड़ जमीन बखवाई थी। लेकिन जिन्होंने जमीन मालिकों ने खरीदी, उन्होंने मतलब इसको मुस्तकीम को ही कहा था भी आप ये फसल वगैरह कटवा दो, और फसल कटवाने के बाद इसमें ये ईंख की जो ये गेहूं वगैरह बिजवाई करवा देनी है। बस इस बात को लेकर इनका आपस में वो क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने महिलाओं को झांसे में लेकर आभूषण की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। टीम के मुताबिक ये आरोपी दिल्ली एनसीआर में अब तक 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिनमें से 50 वारदातें फरीदाबाद में की गई और इसके खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस को आता देख जहरीला पदार्थ खा लेता था, जिसके तहत उसके खिलाफ पहले भी आत्महत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और वो जेल काट चुका है। टीम ने आरोपी की जेब से सल्फास बरामद किया है और इसके साथ ही आरोपी को पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। फतेहाबाद के रतिया में स्कूली छात्राओं ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया और पिछले ही दिनों रतिया में हुई सीएम की रैली में स्कूल बनाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से आनाकानी किए जाने को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं ने अभिभावकों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और स्टेट हाईवे को स्कूल बना डाला। स्कूली बच्चों व अभिभावकों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन स्कूल बनवाने में आनाकानी कर रहा है। वे छात्र व अभिभावकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे स्टेट हाईवे जाम करके रखेंगे और यहीं पर स्कूल लगता रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन कब तक इन बच्चों की मांग को पूरा करता है या यूं ही बच्चे ठंड के मौसम में रोड पर बैठकर स्कूल चलाते रहेंगे। रामनगर कॉलोनी के अंदर पिछले 8 सालों से मांग थी कि जो बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया जाए, लेकिन पिछले 8 सालों से ये रामनगर कॉलोनी के लोग वार्डवासी मांग कर रहे थे कि इनकी समस्या का हल हो और एक स्कूल बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर देश का भविष्य बन सके। और बार बार यही मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 8 सालों से इनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। सरकार के द्वारा एक प्रोसीजर बनाया गया कि 90% जो स्कूल का काम है वो पूरा कर दिया गया है और बार बार हमने लिखित में भी दे दिया है, और जो 10% काम बचा है उस 10% काम के अंदर प्रशासन आनाकानी कर रहा है और स्कूल बनाने की मंजूरी नहीं दे रहा है। इस कारण आज बच्चों ने मजबूरी के कारण वार्डवासियों ने मिलकर धरना लगाया है और वो शर्म की बात है, जहां पर बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था आज वे बच्चे नहर के पुल पर बैठकर अपनी जो मांग मनवा रहे हैं, वो देश के लिए शर्म की बात है। 3 महीने से स्कूल में टीचरों की कमी के चलते आज सराय के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल के गेट को ताला लगाते हुए नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर दिया। बच्चों द्वारा नेशनल हाईवे को जाम लगाने के बाद हड़कंप मच गया। स्कूली बच्चे टीचर की मांग कर रहे थे, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे आने जाने वालों की तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे बच्चों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। टीचरों के नहीं 11th में आ रहे ना 12th में आ रहे। आप लोगों की मांग क्या है? हमारे टीचर आ जाए बस, टीचर चाहिए हमें। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई आया क्या? प्रशासन की तरफ से कोई नहीं। निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का कहना है कि हरियाणा सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण हरियाणा के करीब 5000 स्कूल बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं, जिनमें से 2000 से अधिक स्कूल वह स्कूल हैं जो अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं। चंडीगढ़ में पत्रवार्ता के दौरान
उन्होंने कहा कि हर वर्ष सरकार द्वारा उन्हें 1 वर्ष की एक्सटेंशन प्रदान की जाती थी ताकि वे अपने नियम पूरे कर सकें और इस वर्ष सरकार द्वारा इन स्कूलों की मान्यता की अवधि न बढ़ाने से इनमें पढ़ने वाले 5 लाख बच्चों के भविष्य पर अंधकार के बादल छा गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस भेदभावपूर्ण कार्य पर तुरंत रोक लगाकर ऐसे स्कूलों को राहत प्रदान करने की मांग की है और अनुरोध किया है कि हरियाणा में ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार बंद कर ऐसे स्कूलों को नियमों में राहत प्रदान कर मान्यता प्रदान करनी चाहिए। जो सरकार पर शिक्षा पर जो सरकार एक बच्चे पर खर्च करती है उससे कम पर जो है बच्चों को शिक्षा देते हैं वो स्कूल बजट स्कूल कहलाते हैं। और इसका अगर आंकड़ा आप लें तो हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा भी उसी का एक भाग है, 45.5% स्कूल, ये हमारे पास इसका डाटा उपलब्ध है, ये पूरी रिसर्च में आज रिपोर्ट्स लेके आया हूँ, जो 500 रुपये से कम फीस पर देश और प्रदेश में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। यानी कि ये जो सरकार खर्च करती है उसका 6वां-8वां हिस्सा है और अगर इसकी सही कैलकुलेशन में शायद ये 10वां हिस्सा होगा। मतलब इतने कम खर्चे पर और देश के 70% स्कूल 1000 रुपये प्रति माह की फीस पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दो देश के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और अति गरीब आप कह सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा चाहता है, जो मनपसंद की शिक्षा चाहता है कि मुझे अपने मनपसंद के स्कूल में जाना है, अपने चॉइस के स्कूल में जाना है, तो इनको शिक्षा कैटर करते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करती है फेडरेशन और नीसा उनको रिप्रेजेंट करती है। तो जो आज का हमारा मसला इस बात को लेकर ये है कि हरियाणा के अंदर हजारों स्कूल, 5000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2000 के करीब परमिशन और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल जो है चल रहे हैं। वो अस्थायी मान्यता प्राप्त क्यों चल रहे हैं? क्योंकि राइट टू एजुकेशन आने के बाद या राइट टू एजुकेशन से पहले कुछ नॉर्म सरकार ने तय किए थे। 2003 की एक नियमावली बनी थी जिसमें बहुत सख्त नियम बना दिए गए थे, जिसका हमने ऐतराज किया। लिंगानुपात के मामले में अन्य जिलों की तुलना में जिला करनाल पिछड़ता नजर आ रहा है। बात अगर लिंग अनुपात की करें तो करनाल जिले में जनवरी से लेकर नवंबर तक 13,248 लड़कों के मुकाबले 11,842 लड़कियां पैदा हुई हैं। यानी लड़कों के मुकाबले 1,406 बेटियां कम पैदा हुई हैं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में लिंगानुपात में हल्का सा सुधार हुआ है, लेकिन प्रदेश में अभी भी जिला 17वें स्थान पर है और आंकड़ों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो इस जिले में कहीं भ्रूण जांच का खेल चल रहा है या फिर गर्भवती महिलाएं अन्य राज्यों में जाकर भ्रूण जांच करा रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ना लाज़मी है। देखिए, एक चिंता का विषय जरूर है कि अभी जो करनाल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो अभी तक का नवंबर तक का जो हमारा सेक्स रेशो है दैट इज़ अराउंड 896। तो जबकि हमारा लास्ट ईयर 912 जो सेक्स रेशो था। लेकिन हम वी आर होपफुल कि जब सारा पूरे साल का जब हम इसका डाटा आएगा तो वी विल क्रॉस 900, बट स्टिल उसमें कुछ कमी देखी जरूर गई है। तो उसके रीजंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के सब हम लगातार उसके ऊपर देख रहे हैं, उसको विचार कर रहे हैं। और साथ में इसके अतिरिक्त जो जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जो टीम्स हैं उसने पिछले एक साल में 10 से ज़्यादा जो है रेड्स करी हैं, जिसमें इंटर स्टेट रेड्स भी हैं। जो सेक्टर्स हैं जहाँ शामली उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे बहुत 2 बार रेड की गई है और इसमें वहाँ पे अवैध तरीके से जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेड की गई है। लेकिन फिर भी चिंता का विषय है, इसके बारे में कुछ चीज़ें और हम स्टेप उठाने जा रहे हैं। जो जिस एरिया में स्पेशली अर्ली रजिस्ट्रेशन जो है प्रेगनेंसी की वो कम है या रेगुलरली वहाँ पे इसकी कमी देखी जा रही है, तो वहाँ की ANM आशा के अगेंस्ट भी हम एक्शन लेने जा रहे हैं कि अर्लीस्ट जो प्रेगनेंसी है वो रजिस्ट्रेशन हो। और स्पेशली वहाँ उन फीमेल्स का जो उनकी फर्स्ट बेबी फीमेल चाइल्ड है उनको और क्लोजली मॉनिटर जो हमारी आशा और ANMs हैं वो उनको करें। इसके बारे में हम पूरे कदम उठा रहे हैं। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में प्रतिबंधित गर्भपात कराने की दवाई बेचते हुए स्टोर संचालक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों दबोचने में कामयाबी हासिल की है। टीम ने आरोपी स्टोर संचालक से
ग्राहक द्वारा दिए गए 1000 रुपए भी बरामद किए और स्टोर संचालक द्वारा दी गई गर्भपात करने की दवाई भी जब्त की है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपी संचालक के खिलाफ स्थानीय पुलिस को शिकायत दे दी है। माननीय सिविल सर्जन जी को गुप्त सूचना मिली थी और ये केएम मेडिकल स्टोर वाला अवैध गर्भपात कर रहा है, तो उसके बाद में हमने एक डिकॉय भेजा पेशेंट बना के और वो सारा सच्चाई थी। इन्होंने सारा तरीका बताया, गोली दी जो गर्भपात करने का जी। तो एक तरीके से ये गर्भपात कर रहे हैं इस मेडिकल स्टोर पर बैठ के जी। क्यों गर्भपात करने के दो तरीके हैं, एक औजारों से और एक मेडिसिन से जी। तो ये मेडिसिन वाला गर्भपात का तरीका उपयोग करके गर्भपात की प्रक्रिया में लिप्त हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है और माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब विक्रम जी का भी बहुत इस प्रोग्राम पर फोकस है। तो इस सब चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए आज हमने इस मेडिकल स्टोर पर छापा मारा है और जो अवैध डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, गर्भपात कर रहा है, इसको रंगे हाथों पकड़ा है। इससे पैसे की रिकवरी भी हो गई है, मेडिसिन भी मिल गई है और सारी प्रक्रिया एमटीपी के नियमों तहत कार्रवाई और ड्रग एंड मेडिकल। उसके साथ ना बड़ी एक और अजीब कहानी है कि जब जो इसने एमटीपी किट दे रखी है जी, उस पे से डेट ऑफ एक्सपायरी भी मिटा रखी है। ये बड़ी बात है। तो हो सकता है कि वो बिल के अनुसार वो एक्सपायरी 10वें महीने में हो रही है जी। तो वो भी एक बहुत बड़ी गलत है कि एक पेशेंट की किसी जान से खिलवाड़ करना जी और ये डॉक्टरी करना, ये सारे गलत काम इन्होंने किए हैं, उसकी सजा ये भुगतेंगे। देश भर में इन दिनों लोगों की ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग आए दिन नए नए तरीके ढूंढते हैं जिसमें भोली वाली जनता उनके चंगुल में फंस जाती है और ठगी का शिकार हो जाती है। ऐसा एक मामला अंबाला से सामने आया जहां पर एक कपड़ा व्यापारी से लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित मुकेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे यूरोक्सियन बैंक से लगभग 5.5 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा दिया गया था और जिसकी एवज में उसने लाखों रुपए की राशि ली गई। और वहीं पीड़ित ने एसपी अंबाला से उनके पैसे वापस दिलवाने की मांग की है और इस गिरोह पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। अंबाला सिटी के कपड़ा मार्केट एसोसिएशन का एक डेलीगेशन आज मिला था। उन्होंने मिलकर एक कंप्लेंट दी है जिसमें उन्होंने एलिज किया है कि एक व्यक्ति द्वारा उनके एक साथी के साथ धोखाधड़ी करके लगभग 10 लाख रुपए की ठगी की गई है। उसमें इस व्यक्ति को उन्होंने लालच दिया कि उसको करीबन 5 करोड़ का लोन वो एक ईयू बैंक के थ्रू करवा कर देंगे, यूरो बैंक के थ्रू, और उसकी एवज में कुछ टैक्सेस के रूप में उससे लगभग 10 लाख रुपए की पेमेंट ली गई। और अब वो ना तो लोन दिलवाया गया उसको, ना ही उसके पैसे वापस किए गए। ये जो मैटर है इसकी हम जांच इकोनॉमिक सेल से करवा रहे हैं और जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने मकान में चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने मकान में चोरी करने के आरोप में गांव लवानी निवासी सतनाम व बैंक कॉलोनी निवासी रोहित उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी की बाइक व अन्य सामान भी बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कलाद विधानसभा के बड़े आबादी वाले गांव बाता के आदर्श गौशाला में गोवंश ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। गांव बाता के समाज सेवक संजय भारद्वाज ने बताया कि इस समय आदर्श गौशाला में करीब 800 गोवंश मौजूद हैं। संख्या अधिक हो जाने के कारण इस समय बड़ी गौशाला में शेड डाले जा रहे हैं, मगर 11,000 वोल्ट की तारें बाधक बनी हुई हैं जिसकी ऊंचाई 12 फुट है। बिजली विभाग ने तारों को हटाने की एवज में 2,22,000 का एस्टिमेट थमा दिया है। इससे गाँव के लोगों में भारी रोष है। सबसे मेन समस्या बिजली की तारें हैं जी, जो गौशाला के ऊपर को निकली 11,000 वोल्टेज की जी, और ये तारें भी काफ़ी पुरानी है और कभी भी टूटेगी जी, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन है? बिजली विभाग है या डीसी प्रशासन है या और प्रशासन? कौन जिम्मेवार इस चीज़ की? बिजली विभाग इस बारे क्या कह रहा है? बिजली विभाग से इसके बारे में बातचीत हुई थी, उन्होंने एस्टीमेट बनाया 2,22,000 रुपये का, जबकि बाबा जी कहाँ से पेड करेंगे? बाबा जी ने ऑलरेडी 12 एकड़ जमीन बिजली बोर्ड को दी हुई है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। बिजली बोर्ड में किस चीज़ के लिए दी है? पावर हाउस बनाने के लिए 220 kV का जी।
अब आप लोगों की, गांव वालों की, बाबा जी की क्या डिमांड है विभाग से? बाबा जी की और गांव वाले की डिमांड है कि जो तारें अंदर गौशाला के अंदर गई हुई है ना, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट बदला जाए और जहां जहां बाबा को जो सुविधा चाहिए वो बिजली बोर्ड मुहैया कराए इस सुविधा को। सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क किए गए 10 वाहनों को थाना प्रभारी ने टीम के साथ जब्त किया और चालान किए गए। पुलिस अधीक्षक व ट्रैफिक डीएसपी के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के दिशा निर्देश अनुसार जिला यमुनानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक विभाग के द्वारा लगातार शहर में अवैध रूप से पार्किंग किए जाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान जारी है। गाड़ियां उठाई जा रही है, चलान भी किया जा रहा है। कितने चलान कर दिए, कितनी गाड़ियां तक उठा? अभी तक के 9 पार्किंग है, मैंने कर लिए 10 चलान और मैंने बार बार अपील कर ली, इनसे गुजारिश कर ली, विनती कर ली, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते। हमने टो करनी शुरू कर दी। टो करके गाड़ी को थाने में ले जाते हैं, उसका कैश, नगद कैश भुगतान करवा देते हैं। आगे क्या मुहिम इस तरह से चलेगी? क्या लोग एक हफ्ता हो गया यह मुहिम को चलते हुए। हमने बार बार आज इस रूट पे 2 दिन हमने रेलवे रोड पे चलाई थी, आज इस रूट पे है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।